हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आज बात कार्ल मैनहेम का। कार्ल मैनहेम को लेकर बहुत सारे मैसेज आ रहा था आप लोग का कि इस पर वीडियो बनाइए। हम लोग पहले भी करीब 15 से 20 थिंकर की चर्चा कर चुके हैं और ये थिंकर ना सिर्फ आपको यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, बल्कि यूजीसी नेट में भी पढ़ना है। तो आप उस अगर वीडियो को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, उस पर भी वो वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। मैं बता दूं कि कार्ल मैनहेम में आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान का समाजशास्त्र और विचारधारा और इथोपिया यानी आदर्शवाद को। कार्ल मैनहेम ने इसके बारे में क्या कहा। कार्ल मैनहेम के बारे में आप ज़्यादा चर्चा करेंगे तो इनका कार्ल जो शब्द है वो कार्ल मार्क्स से पहले शब्द से मिलता जुलता है। सिर्फ वहीं मिलता जुलता नहीं है, बाकी आगे का जो इनका सिद्धांत है कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स को आदर्श के रूप में रखते हुए ही आगे बढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कार्ल मैनहेम के बारे में। इनके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। तो सिद्धांतों पर चलने से पहले कार्ल मैनहेम के बारे में कुछ बातें, जैसे इनका जन्म 27 मार्च 1893 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु लंदन यानी इंग्लैंड में 9 जनवरी 1947 को हुआ था। इनको शास्त्रीय समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माना जाता है, साथ ही ज्ञान के समाजशास्त्र के विचारक भी यही माने जाते हैं। तो यहाँ दो बातें हो गई, शास्त्रीय समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कार्ल मैनहेम और ज्ञान के समाजशास्त्र के विचारक भी कार्ल मैनहेम। इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो पहली रचना बहुत प्रसिद्ध हुई, आइडियोलॉजी इन इथोपिया 1929 में इन्होंने लिखा। सेकंड रचना इनका हुआ सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन 1930 में। तीसरा जो रचना है स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग 1980 में। मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन चौथा नंबर रचना। पांचवा नंबर जो रचना हुआ कंजर्वेटिव ए कंट्रीब्यूशन टू द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज 1986 में। खास करके पहला और पांचवा रचना बहुत फेमस है इनका, आप इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे जब बात किया जाए इनके सिद्धांतों का तो इनके सिद्धांतों को दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहला ज्ञान का समाजशास्त्र और संस्कृति का समाजशास्त्र सिद्धांत, ये हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरा जो देखेंगे वो होगा विचारधारा और स्वप्नलोक, जिसको थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी एंड इथोपिया बोलते हैं। कार्ल मैनहेम के बारे में चर्चा किया जाए तो प्रारंभ में ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित थे, फिर ये साहित्य की तरफ इनका झुकाव हुआ और फिर वहाँ से ये समाजशास्त्र की ओर मुड़े। जर्मनी में समाज का शास्त्र की तरफ इनका झुकाव तीव्र हुआ। इन्होंने 3 सब्जेक्ट थ्योरी के तहत 3 सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़े थे और उसी के बारे में चर्चा किया। इन्होंने साइंस, आर्ट और फिलॉसफी के बारे में बात की। साइंस के बारे में बोलते हैं कि साइंस कुछ नया करने यानी इनोवेटिव करने का एक जरिया है। वहीं आर्ट के बारे में बोलते हैं यह सारे विचारों को एक समान लेकर चलता है, आगे बढ़ता है। फिलॉसफी की चर्चा करते हुए कहते हैं ये कार्ल मैनहेम कि क्या सही है, इसकी चर्चा फिलॉसफी में होती है। इसी को 3 सब्जेक्ट थ्योरी मैंने कहा है। तो पहला 3 सब्जेक्ट थ्योरी में साइंस की बात करते हैं, इनोवेटिव करने का जरिया है। आर्ट सारे विचारधाराओं को एक समान लेकर चलता है। फिलॉसफी क्या सही है उसके बारे में चर्चा करता है। आगे विचारधारा और स्वप्नलोक पर चर्चा करते हैं और इसी के आधार पर ये ज्ञान के समाजशास्त्र जाते हैं। स्वप्नलोक, जिसको आदर्श लोक भी कहा जाता है, इथोपिया। अब थोड़ा सा बातें विचारधारा और स्वप्नलोक के बारे में चर्चा करने से पहले एक सामान्य व्यू जो हम लोग सोचते हैं, आपको क्या लगता है विचारधारा यानी आइडियोलॉजी क्या होता होगा? हर किसी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, ये बात मान लीजिए, चाहे वो नकारात्मक आइडियोलॉजी हो चाहे सकारात्मक आइडियोलॉजी हो, लेकिन विचारधारा सबका होता है। जैसे आपका जनरल विचारधारा हो सकता है कि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके सिवा कोई नहीं, ये भी एक विचारधारा है। आपके विचार में अमुक राजनीतिक पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका विचार, उसकी बातें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती होगी और उस विचारधारा की तरफ आप आकर्षित होंगे। एक और तरह का विचारधारा आप में उत्पन्न होता होगा कि यार ये एग्ज़ाम निकालना है, यहाँ पास करना है, तो ये भी एक आइडियोलॉजी है। यानी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से आप प्रभावित होते हैं और वो आइडियोलॉजी का प्रभाव आप पर हमेशा देखने को मिलता है। इसी को शब्दों में पिरोया जाए तो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दर्शन का एक स्वरूप है विचारधारा। यह विचारों का समुच्चय है, कई सारे विचारों का समुच्चय होता है या विचारधारा। आप सोच लीजिए ना, आपका कितना विचारों का समुच्चय आपका विचारधारा बनता है, जो दुनिया को समझाने और इसे बदलने दोनों की इच्छा रखता है। विचारधारा में आप क्या कहते हैं, या तो हम तोड़ेंगे या खुद टूट जाएंगे, मतलब ऐसा थोड़ा आक्रामक हो जाते हैं तो सोचते हैं, लेकिन सामान्यतः हम चाहते हैं कि दुनिया मेरी विचार के अनुसार चले,
दुनिया भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके विचार के अनुसार चलें, यानी दुनिया को समझाने और इसे बदलने, दोनों का तरीका है ये विचारधारा। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो विश्व, समाज और मानव को देखने का दृष्टिकोण विकसित करता है तथा विचारों की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाता है आपकी विचारधारा। थोड़ा और समझ लिया जाए तो जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जितना भी चीज़ है वो सारी विचारधाराएं ही तो हैं। चाहे आप लोकतंत्र की बात कर लेंगे तो ये भी एक विचारधारा है, गांधीवाद की बात कर लेंगे तो ये भी एक विचारधारा है। यानी यह एक दृष्टिकोण है जो मानव को मानव बनाता है या मानव को दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, तो विचारधारा के बारे में हमने चर्चा किया। आप स्वप्न लोक यानी आदर्श लोक की बात कर लेते हैं। तो चलिए आदर्श लोक में एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। हम लोग सपना देखते हैं, सपना जागते हुए भी देखते हैं, सोते हुए भी देखते हैं। दोनों ही स्थिति में स्वप्न आता है और वो स्वप्न बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। खैर जागते हुए देखते हैं सपना, वो अच्छा ही देखते हैं, बुरा तो नहीं देखते हैं कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। तो ये सब कुछ अच्छा है कि संकल्पना यूटोपिया है। ये आदर्श लोक की बात करता है जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। नकारात्मक बात को तो भूल ही जाते हैं, सकारात्मक बात याद रहता है। सब कुछ अच्छा है का मतलब क्या हुआ? जब सोसाइटी में, समाज में चले आइएगा तो जो भेदभाव पूर्ण ना हो, मनमुटाव ना हो, संघर्ष ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, द्वेष ना हो, सबका अभाव हो, वो आदर्श समाज हो गया। और यही यूटोपिया की बात कार्ल मैनहीम भी करते हैं। कार्ल मार्क्स का एक थ्योरी आपको याद होगा, जब वर्ग संघर्ष के बाद का जो विश्व का निर्माण होगा वो साम्यवादी समाज होगा, जो वर्ग विहीन होगा, राज्य विहीन होगा। और ये यूटोपिया ही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। या मतलब अब ऐसा कुछ हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। आजकल दुनिया में बहुत कुछ अपवाद है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्तियों का मनोदशा, मनोभाव, विचार अलग अलग होते हैं। और अगर अलग अलग विचार होते हैं तो वर्ग विहीन समाज बनेगा ही नहीं, और राज्य विहीन के बिना ये समाज अव्यवस्थित है। जैसे हम राम राज की संकल्पना की बात करते हैं कि राम के राज में इतना ज़्यादा सुखी थे, चारों तरफ खुशहाली था, कहीं द्वेष नहीं था, कहीं लूटपाट नहीं था। ये सारी जो बातें हैं ये कल्पना लोक में अच्छा लगता है, वास्तविकता में ये बहुत ज़्यादा दूर नज़र आता है। तो ये यूटोपिया है। अब देखिए यूटोपिया जो है समाज को बदलना चाहती है, मतलब अपने अनुरूप आदर्शवादी समाज की संकल्पना करती है। जबकि विचारधारा क्या है? तो समाज को संरक्षित रखना चाहता है, जैसा है एज यूजुअल वैसा ही रहे। तो ये यूटोपिया और आइडियोलॉजी की संकल्पना है। मुझे लगता है थोड़ा समझ में आपको आया होगा, थोड़ा भी आ गया तो बहुत है। थोड़ा से बाद आप खुद इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि ज़्यादा चीज़ें आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र और संस्कृति का समाजशास्त्र का सिद्धांत। अब ज्ञान एवं चिंतन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जब देखिएगा, समाज का विकास होता है तो ज्ञान का विकास स्वतः होते चला जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपने संस्कारों को, अपने बातों को रखने के लिए कुछ पहलू चाहिए होता है, और वो ज्ञान से ही मिल पाता है। खैर, कार्ल मैनहीम का यह सिद्धांत इमैनुअल कांट की कालानुक्रमिक खोजों पर आधारित है। ज्ञान के समाजशास्त्र को संस्कृति के समाजशास्त्र के विस्तृत स्वरूप को मानते हैं कार्ल मैनहीम, और इसकी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा और विस्तृत समझा देता हूँ, फिर ऊपर वाला आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, संस्कृति जो है वो एक बड़ी अवधारणा है। संस्कृति के अंदर बहुत सारे तत्व समाहित हो जाते हैं। भाषा, जीवन शैली, रहन सहन, जितना भी है सारी चीज़ें संस्कृति में समाहित होती है, और इसी में एक जो तत्व है वो है ज्ञान। तो संस्कृति एक बड़ी अवधारणा है, ज्ञान एक छोटी अवधारणा है। लेकिन जब संस्कृति के समाजवाद की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बताया हुआ है ज्ञान का समाजशास्त्र और संस्कृति का समाजशास्त्र। संस्कृति का समाजशास्त्र हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि सांस्कृतिक आयाम को ही संचालित करने का, गतिशीलता प्रदान करने का काम करता है ज्ञान। तो संस्कृति के समाजशास्त्र की जब बात किया जाए तो इसमें दो तरह के विचारें आपको मिलेगा। एक होगा कट्टरपंथी और एक होगा उदारवादी। उदारवादी ही मध्यम शाखा के रूप में आगे बढ़ती है। कट्टरपंथी की बात किया जाए तो समाज संस्कृति के सभी पहलुओं को निर्धारित करता है, मतलब कहता है कि बिना समाज के आगे बढ़ ही नहीं सकता है कोई चीज़। संस्कृति के समाजशास्त्र में दो पहलू, एक उदारवादी, एक कट्टरपंथी। कट्टरपंथी क्या बोलते हैं कि समाज के बिना संस्कृति का कोई पहलू निर्धारित नहीं हो सकता, बिना समाज के संस्कृति कुछ भी नहीं है। वहीं उदारवादी पहलू कहते हैं, इसमें मैक्स सेलर शामिल हैं, कि सामाजिक परिस्थिति ज्ञान की सामग्री को प्रभावित नहीं करती है।
मतलब सामाजिक परिस्थितियाँ बदलते तो रहती हैं, लेकिन ज्ञान का जो अपना एक पहलू है, अपनी एक भूमिका, वो प्रभावित नहीं होती है। इसी संदर्भ में आगे जब देखिएगा तो ज्ञान के समाजशास्त्र के संदर्भ में मैनहेम का मानना है कि इसने सामाजिक वास्तविकता पर ज्ञान की निर्भरता स्थापित की है। मतलब ज्ञान ही वो है जो समाज के वास्तविकता को दिखलाता है, समाज कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये ज्ञान की पर ही निर्भर है। ये जो इनका सिद्धांत है, जो इनका कहना है, वो मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित है। मैनहेम ने इस सिद्धांत के द्वारा सर्वहारा और पूंजीपति अलग अलग विश्वास प्रणाली विकसित करते हैं। कहते हैं सर्वहारा वर्ग की अपनी एक विचारधारा है और उस विचारधारा के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं, अपना ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। वहीं पूंजीपतियों की भी अपनी एक विचारधारा है। कहते हैं सामाजिक संघर्ष मुख्यतः विचारों और विश्वासों में विविधता के कारण होता है। मतलब जो पूंजीवाद है और सर्वहारा वर्ग है, इसमें संघर्ष क्यों होगा? तो संघर्ष सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि इसमें विचारों और विश्वासों में विविधता है। विचार एक जैसे नहीं हैं। पूंजीपति वर्ग सिर्फ लाभ चाहता है, सर्वहारा वर्ग उसमें अपना योगदान चाहता है, और ये जो विचारों का मतभेद होता है उससे संघर्ष उत्पन्न होता है। देखिएगा इसी संदर्भ में जब व्यक्ति और समाज दोनों के संकल्पनाओं को देखा जाता है तो इसमें एक बीच की संकल्पना उत्पन्न होती है, वही है ज्ञान की संकल्पना। मतलब व्यक्ति और समाज में जो समानता आधारित व्यवस्था है, वो जो व्यवस्था है वही ज्ञान है। यानी ज्ञान का समाजशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि सभी प्रकार का ज्ञान यथा धार्मिक हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे कानूनी हो, चाहे राजनीतिक हो, आदि समाज की ही उपज है। यानी ज्ञान का समाजशास्त्र किसके आधार पर आगे बढ़ता है? तो समाज के आधार पर आगे बढ़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समाज के आधार पर ही ज्ञान के समाजशास्त्र की संकल्पना विकसित हुई है। अर्थात ज्ञान के उद्भव एवं विकास पर तात्कालिक सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़े भी क्यों ना, क्योंकि मैनहेम मानते हैं कि जो भी ज्ञान का समाजशास्त्र है वो समाज के आधार पर संचालित होता है। तो ये था कार्ल मैनहेम का छोटा सा सिद्धांत पढ़ना हम लोग को। अपेक्षा करता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होगी, थोड़ी थोड़ी बातें धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।